बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल रात को तबीयत ख़राब थी और मैं एक किताब पढ़ रहा था। ये किताब अशफाक अली साहब ने लिखी है, पार्टीज टू सूट। पार्टीज टू सूट एंड रिट्स। पार्टीज टू सूट एंड रिट्स। बहुत ही आला किताब। ये किताब बुनियादी तौर पे पार्टीज टू सूट एंड रिट्स के नाम से ये किताब है। ये किताब जो है अशफाक अली साहब ने लिखी है और बहुत आला किताब है। इमरान ला पब्लिशर्स ने छापी है। इसके 14 चैप्टर्स हैं और पेजेस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 430 है। इस किताब के कुछ अहम पॉइंट्स मैंने देखे हैं, सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ शेयर कर लिया जाए। दोस्तों, ऑर्डर 1 जो है CPC 1908 का, वो पार्टीज टू सूट को डील करता है और ऑर्डर 1 जो है इसके जो रूल्स हैं वो 12 हैं। ये तमाम पार्टीज टू सूट को डील करते हैं और इसमें जो अहम चीज़ है, एक तो ज्वाइंडर है जो प्लेंटिफ ज्वाइन करेगा उसको एज ए डिफेंडेंट। उसके बाद दो चीज़ें और हैं। नॉन ज्वाइंडर, किसी को ज्वाइन करने से रह गई है कोई पार्टी। उसके बाद मिस ज्वाइंडर है कि गलत इस्तेमाल किया गया है, ज्वाइन ही गलत किया गया है। और नॉन ज्वाइंडर को 110, जैसे हम कहते हैं कि को पार्टी रह गई, उसको 110 की एप्लीकेशन दे देते हैं। तो उस हवाले से पार्टीज टू सूट के हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं। उसमें यह है कि किसी पार्टी को एज ए डिफेंडेंट ना रखने की वजह से प्लेंटिफ को उसके लीगल जो रिलीफ है उससे महरूम नहीं किया जा सकता। ये बात 2017 CLC पेज 495 में डिस्कस की गई और इसका हवाला अशफाक अली ने इसके इस्लाह का अपनी किताब में भी दिया है। उसमें 2016 CLC सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पेज है 1485। इस फैसले में कहा गया कि मुद्दई की वफात के बाद इसके शरई वारसान को पार्टी बनाना लाजम है। फिर 2016 की बात करते हैं, YLR 773 की। इसमें यह कहा गया कि जब भी किसी सूबे को पार्टी बनाया जाए तो थ्रू उस डिपार्टमेंट के, सूबे के जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ केस दायर किया जा रहा है, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के थ्रू वो केस फाइल करना चाहिए। जो डिफेंडेंट पार्टी है वो सेक्रेटरी को इस वजह से बनाना चाहिए क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट का हेड तस्वर किया जाता है। ये बात डिस्कस की गई 2016 YLR, पेज है 773। फिर नॉन ज्वाइंटर के मामले पे एक रूल सपोर्ट किया गया है, वो ये है कि सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड ड्यू टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। नॉन ज्वाइंडर हो गया है, अदम इस्तेमाल हो गई हैं पार्टीज, देन सूट को डिसमिस नहीं किया जा सकता। ये बात डिस्कस की गई 2015 YLR, पेज है 1190 और 2015
PLD सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, पेज है 304। उसमें यह है 2014 CLC, पेज है 167। एक अहम फैसला है, इसमें यह वाज़ेह किया गया कि दायरी दावा से पहले अगर डिफेंडेंट फौत हो चुका है और वो एक ही बंदा है, बंदा भी फौत हो गया और वो एक ही डिफेंडेंट था, वो भी फौत हो गया है, अगर दावे के अंदर उसके वारसान को एज पार्टी नहीं रखा गया तो दावा किसके खिलाफ? दावा खारिज होगा। बहुत अहम ये अथॉरिटी है और इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं ऑर्डर 1 के हवाले से। और अगर हम जायदाद या रकबे, ऐसा रकबा जो ऐसी जायदाद जो सूबाई हुकूमत की मलकियत हो, तो सूबाई हुकूमत जो है वो एक लाजमी ज़रूरी नेसेसरी पार्टी है। और जो समायते दावा है उस सूबे के जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, जिस जगह पे वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर भी दायर किया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई 2014 CLC, पेज 207 में। उसमें यह है कि किसी काज ऑफ एक्शन की अदम मौजूदगी में महज किसी की ख्वाहिश के ऊपर ना किसी बंदे को ज़रूरी फरीक़े मुकदमा करार नहीं दिया जा सकता। ये बात डिस्कस की गई क्योंकि काज ऑफ एक्शन ही नहीं था, बस वैसे ही किसी पार्टी को आपने फरीक़े मुकदमा बनाने के लिए किसी की ख्वाहिश के ऊपर ऐसा नहीं किया जा सकता। ये बात डिस्कस की गई 2013 SCMR, पेज है 602। लिस्पन-डेल्स के जो डॉक्ट्राइन है उसके हवाले से एक अहम रूलिंग है कि अगर दौरान समात मुकदमा जो जायदाद मुतदविया है वो ख़रीदने वाला जो बंदा है, जो पार्टी है, वो ज़रूरी फरीक़े मुकदमा नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पन-डेल्स को नज़रअंदाज करते हुए अगर जायदाद मुतदविया ख़रीद तो ली है, लेकिन मुकम्मल इन्हिसार जो है वो आखिरी फैसले के ऊपर है। ये बात डिस्कस की गई 2013 CLC, पेज है 135। और दूसरा मामला यह है कि एक बंदा मर गया है तो उसके खिलाफ दावा, उसकी लीगल हेयर्स वो तो बनाया जा सकता है बाज़ मामलात में, लेकिन इस मुर्दा शख्स को के खिलाफ दावा दायर नहीं किया जा सकता। अगर दावा दायर किया गया है तो वो काबिल रवाना है। ये बात डिस्कस की गई 2013 SCMR, पेज 464 में। मामला है नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज का। नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज का अगर उज़र देना है, एतराज़ करना है, तो आगाज में उसका एतराज़ कर देना चाहिए, वरना बाद में उसका एतराज़ काबिल लेटर स्टेजेस के ऊपर उसका एतराज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई थी 2013 CLC, पेज है 135 में। और ज्वाइन ऑफ द पार्टीज जो है उसके हवाले से
बड़ी अहम चीज़ ये है कि किसी गैर ज़रूरी फरीक जो है, किसी गैर ज़रूरी फरीक को फरीक मुकदमा बनाने या किसी ज़रूरी फरीक के मुकदमा को पार्टी ना बनाने से सूट जो है वो खारिज नहीं होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि गैर ज़रूरी फरीक को फरीक बना दिया है और किसी ज़रूरी फरीक के मुकदमा को फरीक बनाया ही नहीं गया, तो इस वजह से दावा खारिज नहीं किया जा सकता। ये बात 2001 SCMR पेज 148 इसकी सपोर्ट कर रहा है। 1998 SCMR पेज है 2020। 1994 SCMR 2268 पेज है, ये इसको सपोर्ट करती हैं। उसके बाद ये है कि सिर्फ और सिर्फ इकरारनामा मुआहदा बह की वजह से किसी शख्स को दावा तकसीम जायदाद में ज़रूरी फरीक मुकदमा करार नहीं दिया जा सकता। यानी पार्टीशन सूट चला रहे हैं आप, और पार्टीशन सूट में जो को शेयर है अगर उसने अपना हिस्सा फरोख्त कर दिया है, तो जिस बंदे ने, जिस पार्टी ने उस हिस्से को ख़रीदा है वो ज़रूरी फरीक मुकदमा नहीं हो सकता, उसको नहीं बिछेड़ा जाता तो ना छेड़े, उसको पार्टी ना बनाए। ये बात 2011 PLD लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और पेश है 539। और एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अगर कोई शरी वारस विरासत का कुछ हिस्सा पहले ही खरीद चुका है, विरासत से पहले, तो जो हिस्सा उसने विरासत में से खरीदा हुआ है उस हिस्से को उस मरहूम की विरासत कंसिडर नहीं किया जा सकता। वो तो बिक गया, ख्वाह वो वारस है, लेकिन उसने पैसे दे के खरीदा है, कंसिडरेशन दे के खरीदा है, उस हिस्से को कतई सूरत जायदाद का हिस्सा तस्वर ना किया जाए। और उस हवाले से जो उस बंदे को पार्टी बनाना इनहेरिटेंस के सूट के अंदर, वो या सक्सेशन सूट के अंदर, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये बात डिस्कस की गई 2011 CLC में, पेज है 812। और दूसरी बात यह है कि दौरान अपील, केस की अपील चल रही है और प्रॉपर्टी खरीदने वाला जो शख्स है वो नेसेसरी पार्टी है उस सूट के अंदर, ज़रूरी फ्री के मुकदमा उसको तस्वर किया जाएगा। ये बात डिस्कस की गई 2010 CLC, पेज है 273 में। और किसी दावे में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हों, तो अगर मुश्तरक डिफेंस हो, सबका डिफेंस भी एक ही हो, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हों, सबका डिफेंस मुश्तरक हो, तो तमाम डिफेंडेंट्स का बतौर गवाह पेश होना ज़रूरी नहीं है। कोई एक डिफेंडेंट भी बतौर गवाह पेश हो सकता है। ये बात डिस्कस की गई 2010 CLC, पेज है 191 में। और फिर एक बड़ी अहम नुक्ता है, वो है डिस्कस किया गया 2010 CLC, पेज 273 में। इसमें यह वाज़ेह किया गया कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर है, जायदादें मतदविया को बाद में खरीदने वाला जो है, वो ज़रूरी फरीक मुकदमा नहीं है।
उसको पार्टी बनाना ज़रूरी नहीं है। ये बात 2010 CLC पेज 273 पे डिस्कस की गई है। लेकिन सूट प्रॉपर्टी की मलकियत का जो दावेदार है, कोई भी बंदा जो कहे कि मलकियत मेरे मेरे पास आ गई है, सारे लवाजमात पूरे हो गए हैं, तो सूट प्रॉपर्टी की मलकियत का जो दावेदार है वो ज़रूरी फरीक मुकदमा मुतसव्वर होगा। ये बात 2006 SCMR पेज है 913, इसमें यह डिस्कस की गई थी। लेकिन अगर किसी पार्टी ने मुतनाज़ा इंतकाल जो है, म्यूटेशन जो एंट्री है मुतनाज़ा है, उसको कभी भी चैलेंज ही नहीं किया, इंतकाल हो गया कभी चैलेंज ही नहीं किया, तो वो उसको तो ज़रूरी फरीक मुकदमा हो ही नहीं सकता। ये बात डिस्कस की गई 2009 PLD लाहौर पेज है 418। और अगर किसी शख्स का किसी जायदाद में कोई कानूनी हक ही ना हो, कोई लीगल राइट ही नहीं है, तो फिर भी वो ज़रूरी फरीक मुकदमा नहीं होगा। ये बात 2009 PLJ सुप्रीम कोर्ट पेज 202 में डिस्कस की गई। उसके बाद अगर किसी डिफेंडेंट के खिलाफ मुद्दई को कोई काज ऑफ एक्शन ही हासिल ना हो, तो उसको पार्टी ना रखा जा सकता है, और उस डिफेंडेंट का नाम जो है अगर सूट में लिख दिया गया है डिफेंडेंट्स की लिस्ट में से, तो उस लिस्ट में से हदफ करवाया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई 2008 CLC पेज है 858 में। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावा जो है दावा तमील मुख्तस, इसमें एक ऐसा शख्स जिसके हक में सबसे पहला इकरारनामा मुआहदा बै लिखा गया था, सबसे पहली दफा जिसके नाम पे लिखा गया था, उसको ज़रूरी फरीक मुकदमा बनाना चाहिए, और वो ज़रूरी फरीक मुकदमा है। ये बात 1993 SCMR पेज 1897 और 2008 CLC पेज है 149, इसमें ये बातें डिस्कस की गई हैं। और अगर किसी पार्टी का दावे में तलब किए गए रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहता है जी मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो उसे स्ट्रक ऑफ किया जा सकता है उस पार्टी को। ये बात स्ट्रक ऑफ के जो असूल हैं वो डिस्कस किए गए थे 2008 CLC पेज है 858 में। स्ट्रक ऑफ पार्टियों का यानी जब उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है उस रिलीफ से जो हो मुद्दई मांग रहा है, तो वो उसको स्ट्रक ऑफ किया जाना करीने इंसाफ तस्वर किया जाएगा। ये बात डिस्कस बाद में भी एक 1993 CLC 1207 पेज है, उसमें भी ये डिस्कस की गई थी। और उसके बाद दावा तकसीम जायदाद के अंदर हर वो शख्स जो जायदाद मतदविया में अपने हिस्से का मुतालबा करे, कि दावा तकसीम जायदाद में जिस जिस पार्टी का जितना जितना हिस्सा है वो तमाम पार्टीज ज़रूरी फरीक मुकदमा है। ये बात डिस्कस की गई 2007 CLC पेज है 160 में, और 2004 MLD पेज है 376 में।
उसके बाद एक बड़ा टेक्निकल सी बात है जहन में रखने वाली, ख़ास तौर पे सिविल जो रेवेन्यू के हवाले से लोग काम कर रहे हैं या आम सिविल कोर्ट्स में, कि दावा तामील मुख्तस या डेक्लेरेटरी सूट, इस्तकरार हक, इसमें ऐसे तमाम लोग ज़रूरी फ़रीक़े मुकदमा होंगे जिनके नाम दावे की दायरी से पहले या दौरान समायत मुकदमा जायदात मुतदविया जो है वो मुंतकिल कर दी गई है। वो तमाम लोग लाजमी फरीक होंगे, ज़रूरी फरीक तस्वर किए जाने चाहिए और होंगे। इस हवाले से जो सपोर्ट में हम अथॉरिटी पेश कर सकते हैं वो है 2007 CLC, पेज है 160। और दायरी दावा से पहले जायदाद मुतदविया का जो आखिरी खरीदार है ना, जिसने सबसे आखिर में इकरारनामा मुआहदा बै लिया है या जिसने इंतकाल करवा लिया है अपने नाम पे, आखिरी खरीदार जो है उस जायदाद का, वो ज़रूरी फरीक मुकदमा होगा। ये बात डिस्कस की गई 2007 CLC, पेज है 160 और 2007 PLD लाहौर, पेज है 437। और एक बड़ा टेक्निकल सी बात है वो ये है कि अगर अपील या निगरानी के अंदर ज़रूरी फरीक़े मुकदमा जो हैं उनको पार्टी ना रखने की कोई माकूल वजह बयान ना की जाए तो अपील मेंटेनेबल नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी फरीक़े मुकदमा को तो पार्टी ही नहीं रखा गया और पार्टी ना रखने की कोई माकूल वजह भी नहीं दी गई, तो अपील मेंटेनेबल नहीं होगी। ये बात डिस्कस की गई 2007 PLJ लाहौर हाई कोर्ट ने, पेज है 180। लेकिन और फरीक़े मुकदमा बनाने की जो एप्लीकेशन है 110 की एप्लीकेशन, जिसको हम आम जबान में 110 कहते हैं, सिविल प्रैक्टिस में ये आम है, किसी भी स्टेज पे दी जा सकती है, कोई स्टेज मुतय्यन नहीं की गई दावे की। ये बात डिस्कस की गई 2002 PLD सुप्रीम कोर्ट, पेज है 1889 और 2006 MLD, पेज है 605 और 2006 CLC, पेज है 578 और 2006 SCMR, पेज है 913 और 2007 SCMR, पेज है 882। और अदालत जो है वो दौरान समाअत मुकदमा किसी शख्स को जिसको मुनासिब ज़रूरी पार्टी तस्वर करती है किसी वक्त भी फरीक़े मुकदमा बनाने का आर्डर कर सकती है, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स जो हैं उनसे बचा जा सके। ये ना हो कि एक ही काज ऑफ एक्शन पे 10-10 मुकदमे दायर किए जाएं, कभी ज़ैद के ख़िलाफ़, कभी बकर के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़, बल्कि एक ही मुकदमे में उनको भी पार्टी बनाने के लिए अदालत जब मुनासिब ये तस्वर करे तो उनको बुला सकती है। ये बात डिस्कस की गई 2002 PLD सुप्रीम कोर्ट, पेज है 615 और 2007 SCMR, पेज है 882। और अगर किसी फरीक़े मुकदमा को पार्टी ना रखा गया हो तो दावा डिग्री होने की सूरत में इस फरीक पर डिग्री काबिल पाबंदी नहीं है, क्योंकि उसको तो फरीक़े मुकदमा रखा ही नहीं गया, उसके ऊपर डिग्री की कोई बाइंडिंग नहीं है। और ना ही जो कार्रवाई अजरा है उसमें उसको पार्टी रखा जा सकता है, क्योंकि जब दावा दायर किया गया उस वक्त तो उसको पार्टी रखा ही नहीं गया।
और जब डिग्री ली गई है उसमें वो पार्टी है ही नहीं, अब डिग्री के इजरा में उसको पार्टी बनाया जा रहा है, ऐसे नहीं किया जा सकता। ये बात डिस्कस की गई 2006 CLC पेज है 1555 में, और 2003 YLR पेज है 1224 में, और 2002 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 615 में। और अगर आप कोई पार्टी किसी इंतकाल को, एंट्री ऑफ म्यूटेशन को चैलेंज करना चाहती है, तो चैलेंज करने की सूरत में तमाम बेनिफिशरीज जो हैं, उस इंतकाल के तमाम बेनिफिशरीज जो हैं, उनको पार्टी बनाना लाजम है। ये बात डिस्कस की गई 2006 CLC पेज है 876 में। उसके बाद ये बात भी गौरतलब है कि इकरारनामा मुआहदा बै की वजह से जायदाद के जो दावेदार बन रहे हैं लोग, वो भी ज़रूरी फरीक मुकदमा है। ये बात डिस्कस की गई है 2006 MLD पेज है 605 और 1999 CLC पेज है 1297 में इस बात को डिस्कस किया गया है। उसके बाद बोनाफाइड परचेजर जो है फॉर वैल्यू ऑफ सूट प्रॉपर्टी इज ए नेसेसरी पार्टी। ये बात डिस्कस की गई 2006 CLC पेज 1422 में। और मॉर्टगेजी इन ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, मॉर्टगेजी जो है वो एक नेसेसरी पार्टी होगा। ये बात डिस्कस की गई 2006 CLC पेज है 1357। और एक बड़ा टेक्निकल सा बात है जो 2006 PLD पेज 593 में डिस्कस की गई है, वो ये है कि अगर मुख्तलिफ प्लेंटिफ्स का मफाद मुख्तलिफ है, लेकिन वो मफाद तो मुख्तलिफ है, लेकिन सेम एक्ट से पैदा होने वाला रिलीफ उनको रिक्वायर है, एक ही एक्ट से, सेम एक्ट से पैदा होने वाला रिलीफ वो लेना चाहते हैं, तो वो को प्लेंटिफ्स बन सकते हैं। उसके बाद अपील के हवाले से बात है कि अगर उसमें ज़रूरी फरीक़े मुकदमा को नहीं रखा गया तो अपील जो है वो काबिल रवान ना होगी, मेंटेनेबल ही नहीं होगी। 2005 YLR पेज है 2491 इस बात को डिस्कस करती है। और दावा तकसीम जायदाद में जो तमाम को शेयर हैं वो ज़रूरी फरीक़े मुकदमा है। ये बात डिस्कस की गई 2005 CLC पेज है 792 में, और 2004 SCMR पेज है 807 में। उसके बाद एक टेक्निकल सी बात है कि ज़रूरी फरीक़े मुकदमा के बगैर या ज़रूरी फरीक़े मुकदमा की अदम मौजूदगी में पास की गई जो डिग्री है वो काबिल मंसूखी है, क्योंकि उसमें ज़रूरी फरीक़े मुकदमा को तो शामिल ही नहीं किया गया। ये बात डिस्कस की गई 2004 CLC पेज है 688 में। उसमें जो 110 की प्रोविजंस हैं ज्वाइनिंग ऑफ पार्टीज के हवाले से, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में भी एप्लीकेबल है। रिट्स के ज़रिए भी अगर नहीं माना जा रहा तो रिट्स के ज़रिए इनको लागू करवाया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई 2004 PLJ सुप्रीम कोर्ट पेज है 176। इसी वजह से इस जो किताब है ये पार्टीज टू सूट एंड रिट्स इसका नाम रखा गया है।
मैं दोबारा जनाब आपको दिखा रहा हूँ, शायद ये है किताब, पार्टीज टू सूट एंड रिट्स। उसमें एक और बात है कि अगर किसी जायदाद में कोई ट्रेसपासर आ गया है, तो ट्रेसपासर जो है वो जरूरी फ्री के मुकदमा नहीं है, क्योंकि वो तो है ही ट्रेसपासर, वो नाजायज काबज है। नाजायज काबज को कभी भी जरूरी फ्री के मुकदमा जो है वो ना बनाया जाए, दावा तकसीम जायदाद हो रही है अगर तो। ये बात डिस्कस की गई 2004 MLD पेज है 1382 में। उसके बाद सेकंड अपील की बात आ जाती है। सेकंड अपील में भी किसी पार्टी को फ्री के मुकदमा बनाया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई 2002 PLD सुप्रीम कोर्ट 615 में। और अगर फ्री के मुकदमा बनाने की एप्लीकेशन दी गई लेकिन वो खारिज हो जाती है, बड़ा टेक्निकल सी बात है, 110 की एप्लीकेशन खारिज हो जाए तो उसके खिलाफ रिवीजन लाई करेगी। सिविल रिवीजन में आप जाएंगे और सिविल रिवीजन लाई करेगी। ये बात डिस्कस की गई 2001 YLR पेज है 2526। और उसमें बात यह भी है कि अगर मदई जायदाद का दावेदार ना रहे तो शरी वारसान जो है वो पैरवी मुकदमा नहीं कर सकते, वो फ्री के मुकदमा नहीं होंगे, क्योंकि मदई जो है वो जायदाद का दावेदार ही नहीं है। अब वो कहता है कि नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात डिस्कस की गई 2000 CLC पेज है 1267। उसके बाद 1998 MLD पेज 9 पे एक फैसला है। इसमें यह वाज़ेह किया गया है कि ए पर्सन हु इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एडजुडिकेशन, मुतासर हो गया है बंदा, वो भी नेसेसरी पार्टी के तौर पर सामने आ सकता है, वो नेसेसरी पार्टी मुतसव्वर किया जा सकता है। उसके बाद अगर बेदखली का दावा है तो उसमें सब टेनेंट जो है, मजारे ने आगे जो सब टेनेंट से दी हुई है, सब टेनेंट जो है वो भी जरूरी फ्री के मुकदमा होगा, और वो जरूरी फ्री के मुकदमा लाजमी रखा जाना चाहिए। ये बात डिस्कस की गई 1998 CLC पेज है 1311 में। और बात बस वही कि अगर 110 की एप्लीकेशन खारिज हो जाती है तो वो रिवीजन जाएगी, अपील नहीं होगी उसके खिलाफ, अपीलेबल नहीं है, रिवीजनेबल है। ये बात 1998 SCMR पेज 781 भी डिस्कस कर रहा है। और उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल 1996 CLC पेज 1907 में डिस्कस किया गया कि अगर जरूरी फ्री के मुकदमा को पार्टी नहीं बनाया गया तो दावा मेंटेनेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर डिफेंडेंट एक सूट में हाजिर हो जाए और उसके बाद वक्त गुजर जाए लेकिन वो जवाब दावा दाखिल ना करे और उसी दौरानिए में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके वारसान जो हैं वो ज़रूरी फ्री के मुकदमा तसव्वुर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उस बंदे ने उस दावे के अंदर कोई दिलचस्पी तो ज़ाहिर ही नहीं की, ना ही जवाब दावा दिया, बल्कि उस जवाब दावा दिए बगैर ही मर गया है। तो उसके वारसान जो हैं ज़रूरी फ्री के मुकदमा तसव्वुर नहीं किए जाएंगे। ये केस बड़ा अनोखा सा केस था। 1995 CLC पेज है 946, इसमें यह डिस्कस किया गया है। उसमें मॉर्टगेजी के हवाले से अगर रिकवरी सूट है, एग्जीक्यूशन है, तो फिर तो मॉर्टगेजी ज़रूरी फ्री के मुकदमा होगा। लेकिन अगर दावा तकसीम जायदाद है तो मॉर्टगेजी जो है वो ज़रूरी फ्री के मुकदमा नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई 1995 CLJ पेज है 776 में। उसमें एक और लिमिटेशन के हवाले से यह है कि ख्वाह लिमिटेशन गुजर गई हो
एप्लीकेशन टाइम बार है 110 की, लेकिन फिर भी जो वारसान हैं वो ज़रूरी फ्री के मुकदमा तस्वर किए जाएंगे। ये बात डिस्कस की गई 1994 CLC, पेज है 230 पे। ज़रूरी फ्री के मुकदमा की वजह से दावा जो है 711 में खारिज नहीं होगा कि ज़रूरी फ्री के मुकदमा को जनाब इसमें शामिल नहीं किया गया तो 711 होगी, तो 711 नहीं होगी। ये बात डिस्कस की गई 1994 CLC, पेज है 1374। उसके बाद इस किताब में पार्टीज टू सूट एंड रिट्स, अशफाक अली कहता है कि मुश्तरका काज ऑफ एक्शन रखने वाले जो लोग हैं वो ज़रूरी फ्री के मुकदमा यानी को प्लेंटिफ है। इस बात को डिस्कस किया गया 1993 MLD, पेज है 1608 में। और को प्लेंटिफ में किसी भी आदमी को उसकी मर्जी के खिलाफ को प्लेंटिफ नहीं रखा जा सकता। ये बात डिस्कस की गई 1992 CLC, पेज 700 में। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ दावा दायर करना है तो उसके महकमा को भी फ्री के मुकदमा बनाना ज़रूरी है अगर वो सरकारी मुलाजिम की ऑफिशियल स्टेटस में, उसकी ऑफिशियल पर्सनालिटी में आप ये मुकदमा दायर कर रहे हैं तो उसके महकमे को भी लाजमी पार्टी बनाएंगे। ये बात डिस्कस की गई 1989 में PLJ, पेज है 319 में। तो दोस्तों किताब ये बहुत अच्छी है, पार्टीज टू सूट एंड रिट्स, अशफाक अली की है। इसमें मुख्तलिफ केस लैस जो हैं ऑर्डर 1 के दिए गए हैं, जो अहम अहम चीज़ें थी इसमें समरी वाइज इसने जो है ना जी एक एक चीज़ दी हुई है, पढ़ने के लायक है। और ख़ास तौर पे जो लोग सिविल प्रैक्टिस करते हैं मुझे बहुत अच्छी लगी है ये ऑर्डर 1 पे ये किताब, पार्टीज टू सूट एंड रिट्स। तो जो मैंने बातें की हैं ये समझें कि ये इसकी एक ब्रीफ खलासा सा था जो बार बार इसमें केस लॉस की सूरत में डिस्कस किया गया है। तो मैं दोस्तों को दावत दूंगा कि वो ये किताब खरीदें और ज़रूर पढ़ लें। ना पढ़ेंगे तो बातें तो यही हैं जो हमने आपस में डिस्कस भी कर ली हैं, पॉइंट्स यही हैं। पार्टीज टू सूट के वाले से या रिट्स तो होंगी होंगी आगे हाई कोर्ट में जब मामला जाना है तो उसको हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के रिट्स के जो फैसले हैं पार्टीज टू सूट के वाले से वो सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। अगर आप फील करते हैं कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है तो मुझे अनफ्रेंड कर दें, मुझे ब्लॉक कर दें। और अगर फील करते हैं कि कोई बात की समझ लग गई है तो अच्छी बात है, लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।